हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। इनकी कई रचनाओं हिंदी साहित्य का इतिहास, मलिक मोहम्मद जायसी एक ग्रंथावली है और 11 वर्ष का समय एक कहानी है। इन आदि को बीए और एमए के कोर्स में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम दुनिया को हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास समझाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंधकार के रूप में परिचय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं निबंधकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में। दोस्तों, सबसे पहले हम आज के अध्याय में उनके जीवन परिचय पर संक्षेप में जानते हैं। इनका जो जन्म, ये हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार और समीक्षक हैं। हिंदी गद्य, विशेष रूप से हिंदी निबंध विधा को सुसमृद्ध बनाने वाले लेखकों में ये अग्रणी हैं और इनका जन्म 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था और जो इनका निधन है, इनकी मृत्यु है, वो हुई थी 1941 ईस्वी में वाराणसी में। और इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू और अंग्रेजी में हुई। आरंभ के कुछ वर्षों में इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया और काशी में जब नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर का संपादन आरंभ हुआ तो आचार्य राम शुक्ल उनको वहाँ कार्य करने का भी अवसर मिला। उसके बाद दोस्तों, हिंदी विश्वविद्यालय काशी के हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए और विभागाध्यक्ष भी बने। शुक्ल जी ने अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य का गंभीर अध्ययन भी किया था। तो दोस्तों, ये हमने उनके जीवन परिचय के विषय में जाना। अब हम इनके साहित्यिक परिचय के विषय में भी जान लेते हैं। शुक्ल जी ने निबंध, आलोचना तथा साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में युग प्रवर्तनकारी कार्य किया। दोस्तों, सूरदास, तुलसी, जायसी आदि कवियों से संबंधित उनकी आलोचना कृतियाँ आलोचना के क्षेत्र में नए मापदंड प्रस्तुत करती हैं। इन्होंने इन सब की आलोचना, इनके जो भी निबंध या जो भी इनकी रचनाएं होती थी, उन पे अपनी आलोचना कृतियाँ भी लिखी हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन को पहली बार वैज्ञानिकता प्रदान भी की थी। साहित्य को युग के परिवेश में परखने का दृष्टिकोण भी शुक्ल जी ने ही प्रस्तुत किया था। तो हम देखते हैं कि इनका जो साहित्यिक परिचय है वो कितना विस्तार है। आदिकाल से छायावाद तक साहित्य का उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समीक्षात्मक विवेचन किया। इन्होंने साहित्य को वैज्ञानिक तरीके से पाठकों को समझाया और बताया कि हमारा जो साहित्य वो कितना वृहद है, कितना विशाल है और किस तरह से ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खरा है। शुक्ल जी ने कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में इनकी कोई विशिष्टता दृष्टिगत नहीं होती है। अब हम जानते हैं निबंधकार शुक्ल के विषय में। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी की देन सबसे अधिक है, यानी कि इन्होंने हिंदी भाषा के अनेकों निबंध लिखे हैं। हिंदी साहित्य में उनकी तुलना का दूसरा कोई निबंधकार आज तक नहीं है। उनके निबंधों में हिंदी निबंध अपने उत्कृष्ट रूप को प्राप्त करता है और उनकी तुलना अंग्रेजी के निबंधकार बेकन से भी की जा सकती है। दोस्तों, शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि, जो कि 3 भाग में प्रकाशित हुआ था, इसमें उनके विचारात्मक निबंध है और उसमें जो विचारात्मक निबंध है वो 2 प्रकार के हैं। कैसे? मनोभावों से संबंधित निबंध और समीक्षात्मक निबंध, यानी कि इन्होंने समीक्षात्मक निबंध भी लिखे। शुक्ल जी ने कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि निबंधों में आलोचनात्मक निबंधों को प्रौढ़ता के स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनके मनोवैज्ञानिक अथवा मनोभाव संबंधी निबंधों में भावों एवं मनोविकारों का गहराई के साथ निरूपण हुआ है। दोस्तों, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, करुणा, उत्साह, क्रोध आदि इस प्रकार के मनोविकार विषयक निबंध हैं। इनमें
आप जब इन निबंधों को पढ़ते हैं तो आपको मनोविज्ञान और नीति का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा। इनमें बुद्धि और हृदय का अद्भुत सामंजस्य भी देखने को मिलता है। इसलिए इन निबंधों में शुक्ल जी की बुद्धि हृदय को साथ लेकर यात्रा करती प्रतीत होती है। यानी कि जब आप इन निबंधों को पढ़ोगे तो आपको लगेगा लिखने वाले की जो बुद्धि है, उनका जो दिमाग है, वो अपने दिल को साथ लेकर चल रहा है और उसके साथ ही वो उस निबंध की रचना उन्होंने की थी। इन निबंधों में आप देखेंगे कि एक ओर तो गंभीर विवेचन लिखा है इन्होंने और दूसरी ओर इनका हास्य, व्यंग और वक्रोक्ति भी आपको इन निबंधों को पढ़ते वक्त महसूस हो जाएगी। दोस्तों, विषय प्रधान होते हुए भी इन निबंधों में व्यक्तित्व की छाप है। उनके निबंध विचार प्रधान निबंधों का आदर्श माने जाते हैं क्योंकि उनमें चिंतन की मौलिकता, विवेचन की गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता और शिल्पगत प्रवृत्ता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। वास्तव में दोस्तों, गंभीर विषयों पर आधारित निबंधों के लिए जिस मौलिकता, चिंतनशीलता एवं व्यंग्यात्मक शैली की आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है, उसका शुक्ल जी में पूर्ण समावेश है। शुक्ल जी के निबंध हिंदी पाठकों के सम्मुख विचार और चिंतन के नए आयाम प्रस्तुत करते दृष्टिगोचर होते हैं। ये तो हमने जाना कि वो निबंध, उनके निबंध कैसे हैं। उन निबंधों में शुक्ल जी की भाषा शैली के विषय में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, शुक्ल जी के विचारात्मक निबंधों की भाषा भाव एवं विचार के अनुरूप ही है। गंभीर विषयों के अनुकूल उनकी शब्दावली तत्समनिष्ठ है और जो भाषा है वो गंभीर है। यहाँ वहाँ आप देखेंगे कि तद्भव और विदेशी शब्दों का भी उन्होंने अपने निबंधों में भरपूर प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मकता, चित्रात्मकता, सूत्रात्मकता, समासिकता, लाक्षणिकता आदि इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं और उन्होंने अपने निबंधों में विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक एवं समासात्मक इन तरह की विविध शैलियों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ इन शैलियों के साथ उन्होंने समास शैली का भी आश्रय लिया है और अपने निबंधों में गागर में अगर भरने की प्रवृत्ति समास शैली को प्रयोग करके आप पढ़ेंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि इनके लंबे लंबे वृत्तांतों को उनकी समास शैली संक्षिप्त रूप में समेट लेती है। कैसे, उसका उदाहरण बताती हूँ। ईर्ष्या अत्यंत लज्जावती वृत्ति है। बैर जो है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। ये सब इनके मैंने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं। यानी कि हम संक्षेप में कह सकते हैं कि शुक्ल जी की भाषा प्रांचल, व्यवस्थित, व्याकरण सम्मत और साथ ही साथ प्रौढ़ भी है। उनका जो वाक्य विन्यास है वो प्रासंगिक एवं व्याकरण सम्मत है। मतलब उन्होंने अपने निबंधों में व्याकरण का भी पूरा ध्यान रखा है। भाषा में तत्समनिष्ठा के बावजूद भी आप देखेंगे कि वो कहीं भी क्लिष्ट नहीं होती है। हिंदी भाषा की सभी शक्तियों एवं समर्थताओं का सहज प्रयोग आप उनके निबंध में देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, शुक्ल जी को विचारात्मक निबंधों का भी आदर्श कहा जा सकता है। उनका एक निबंध है करुणा, उसमें उनकी भाषा शैली का एक उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है, मन में उठने वाले विकार हैं। मनुष्य की सज्जनता और दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या सत्संग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में निर्वाह करे, यानी कि वहाँ रहे, तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोठी में आ जाएगा। उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे। मित्रता, अध्ययन आदि निबंधों में उनकी सरल, सहज, प्रभामयी भाषा आप देख सकते हैं। उनकी व्यंग्यात्मक शैली का भी एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी निबंधकार के रूप में बताया कि उनके निबंधों में व्यंग्य भरपूर है। एक शैली, उसका उदाहरण देखिए। देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों पर रीझ कर या कम से कम ना खींच कर बिना मन मैला किए कमरे का फर्श भी मैला होने देंगे। बहुत व्यंग इतना तगड़ा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि व्यंग के साथ इसमें दर्द का भी पुट है। मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही,
तो ना जाने कितनी गठरियों पर मांस चढ़ जाता। कितना तगड़ा व्यंग है, साथ ही साथ उन्होंने इस व्यंग में गरीबों के दर्द को उकेर दिया है। शुक्ल जी की भाषा शैली में उनका व्यक्तित्व झलकता है। दोस्तों, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि शुक्ल जी अपनी विश्लेषणात्मक प्रतिभा तथा सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के कारण हिंदी आलोचना के क्षेत्र में युगांतर प्रस्तुत करने वाले आचार्य तो हैं ही, साथ में निबंध क्षेत्र में भी वे विचारात्मक निबंध का आदर्श कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में उस विषय पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, इसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।